नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स और ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग रेलेवेंस ऑफ नाम के बारे में पढ़ेंगे कि नाम का आज के टाइम पर क्या रेलेवेंस है। नाम मतलब शॉर्ट फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर नाम की क्या रिलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाम का बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग कि नाम को बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के लिए कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध के बारे में। कोल्ड वॉर जैसे दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद से दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। हालांकि कोल्ड वॉर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर दुनिया के अंदर बायपोलैरिटी इमर्ज होकर आई। बायपोलैरिटी मतलब टू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आई। एक तरफ अमेरिका का ग्रुप था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का ग्रुप था। तो दुनिया के जितने भी देश थे या जो देश आज़ाद होकर आ रहे थे या जितने भी छोटे मोटे देश थे, उन सभी के ऊपर प्रेशराइज, सभी के ऊपर दबाव था कि उन दोनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन किया जाए दोस्तों। तो इस तरीके से नाम की शुरुआत हुई जैसे कोल्ड वॉर था। उसके बाद दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो नए देश आज़ाद होकर आए। इंडिया भी उसमें से एक था। अगर आप देखें तो भारत 1947 को आज़ाद हुआ और कोल्ड वॉर 1945 में ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तो भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश थे एशिया और अफ्रीका से, जो देश नए नए आज़ाद हुए थे और उनके ऊपर भी दबाव था कि वो अमेरिका को ज्वाइन करेंगे या फिर सोवियत यूनियन को। लेकिन भारत और इनके जैसे जितने भी नए देश आज़ाद हुए, उन्होंने एक नए ग्रुप की शुरुआत की। इस नए ग्रुप की शुरुआत का ही नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से नाम की शुरुआत होने के बाद इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था, इसको बनाने का मकसद यही था कि जितने भी देश आज़ाद होकर आ रहे हैं उन सभी देशों को एक तीसरा रास्ता प्रोवाइड करना। वो तीसरा रास्ता क्या था? नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द अलायंस। मतलब जो दो अलायंस थे, जो दो ग्रुप्स थे, उनमें से किसी को भी ज्वाइन ना करना, एक अपने तीसरे ग्रुप की शुरुआत करना, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों उनके फाउंडर मेंबर्स की कि नाम को बनाने वाले फाउंडर मेंबर्स कौन थे। तो बेसिकली 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 5 देश थे, 5 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको बनाने की शुरुआत की। उनमें पहला नाम था जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, दूसरा गमल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, जोसेफ ब्रूस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, वामे निक्रुमा फ्रॉम घाना एंड सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। तो ये 5 देश थे दोस्तों। 5 देशों ने नाम को बनाने की शुरुआत की। तो दोस्तों, नाम के बनने के बाद इसकी ऑफिशियली सबसे पहला जो मीटिंग थी, सबसे पहला समिट था, वो बेलग्रेड के अंदर हुआ 1961 के अंदर, जिसमें करीब 15 से 16 देश थे। और अगर लेटेस्ट मीटिंग की बात की जाए तो वो 2019 के अंदर हुई, अजरबैजान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बाकू। और अभी लेटेस्ट हाल ही में करीब 120 देश के आसपास मेंबर्स हैं नाम के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा संगठन बन चुका है नाम। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स द नाम, कि भारत की क्या अप्रोच है नाम के अंदर, भारत का क्या इंपॉर्टेंस है नाम के अंदर। तो भारत की बात की जाए तो भारत जितने भी नाम के फाउंडिंग मेंबर्स थे, भारत सबसे बड़ा नाम का फाउंडिंग मेंबर था। तो जब सबसे बड़ा फाउंडिंग मेंबर था तो इसके हिसाब से भारत का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम के हिसाब से। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो नाम को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दुनिया के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे कोल्ड वॉर के अंदर, उन सबको सॉल्व करने के लिए जाते थे। इसके अलावा भारत जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाम दुनिया के अंदर पीस को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और इस तरीके से भारत ने जो है नाम को एक अलग लेवल तक पहुंचाया और नाम के रिलेवेंस को काफ़ी मजबूती से दुनिया के सामने पेश किया दोस्तों। तो ये था भारत का अप्रोच कि भारत का नज़रिया कितना इंपॉर्टेंट है नाम के हिसाब से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम। नाम को बनाने के क्या मकसद थे, किस रीजन से नाम को बनाया गया, उसको बनाने के बाद क्या इसके पर्पस थे जिसको पूरा करना था नाम को। तो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे नाम को बनाने के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था सोशल एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज। जितने भी नए नए देश आज़ाद होकर आए थे उन सभी का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था नाम का। क्योंकि जितने भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज़ थे, जितने भी नए नए देश आज़ाद होकर आए थे, उनकी सोशली तौर पर और इकोनॉमिकली तौर पर उनको जो सुपर पावर्स उन पे कॉलोनीज बना के रह रही थी, उन्होंने काफ़ी हद तक उनको बर्बाद किया था।
तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर उनका विकास करना, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, ये सबसे पहला एम था नाम का। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड प्रमोट इट। आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पर पूरी दुनिया का जो माहौल था काफ़ी टेंस्ड पॉलिटिक्स थी, काफ़ी गर्म माहौल था, लड़ाई झगड़े वाला माहौल था। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए नाम का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया के अंदर शांति को बनाए रखना और पूरी दुनिया में उसको प्रमोट करना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था। बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, टू ड्राफ्ट सच पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। कि जितने भी नए नए देश आज़ाद हुए थे, आपको पता ही है, उनके लिए उनकी आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद वो लोग आज़ाद हुए थे। और अब दुनिया के अंदर माहौल दोबारा से ऐसे था, उनको इस बात का डर था कि कहीं कोई सुपर पावर दोबारा से इनके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो इस डर को कम करते हुए, इस डर को ख़त्म करने के लिए नाम के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया अपना कि हम लोग नाम के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ को बढ़ावा देंगे, ऐसी नीतियां लेकर आएंगे जिससे कि नाम के मेंबर्स की जो इंडिपेंडेंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए और कोई भी पावर उनके ऊपर नज़र डालने से पहले काफ़ी बार सोचे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव था। और अब बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव की, टू प्रिवेंट द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम ज्वाइनिंग द सुपर पावर्स, फ्रॉम ज्वाइनिंग द पावर ब्लॉक्स। तो चौथा ऑब्जेक्टिव ये था, जितने भी नाम के देश हैं छोटे छोटे, उन सभी को उन बड़ी पावर ब्लॉक्स के साथ जुड़ने से रोकना। वो ऑब्जेक्टिव इसलिए था क्योंकि अगर जहाँ भी एक मेंबर नाम को छोड़कर जाता और किसी भी सुपर पावर के साथ जुड़ जाता तो इससे नाम की यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा था। क्योंकि जैसे ही कोई भी मेंबर नाम को छोड़ के जाता, सुपर पावर को ज्वाइन करता, उसको देख के धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी नाम को छोड़ के जाने लगते, जिससे कि नाम की यूनिटी को काफ़ी बड़ा खतरा हो जाता। तो ये भी चौथा ऑब्जेक्टिव था कि नाम के मेंबर्स को आपस में होल्ड करके रखना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का कि रिलेवेंस ऑफ नाम इन द टुडेज वर्ल्ड। आज के टाइम पर, आज की दुनिया में नाम का रिलेवेंस क्या है? क्योंकि जब हमने नाम को बनाया था उस वक्त दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर था और इसका सबसे बड़ा एम यही था कि कोल्ड वॉर के टेंशन्स को रिड्यूस करना। लेकिन अब तो नाम जो था, जो कोल्ड वॉर था, उसका एंड हो चुका था, एक सुपर पावर डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नाम को बनाया था, क्या उसका रिलेवेंस आज भी है या उसका रिलेवेंस आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है? तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब हमारा होगा यस, नाम का रिलेवेंस आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे नाम के, जिस पर्पस से नाम को बनाया गया था, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो चुके हैं? क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, अभी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे होने बाकी हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नाम का रिलेवेंस या इसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर भी उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले थी। इसके जवाब के लिए हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आपको समझाता हूँ, टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस। क्या वर्ल्ड पीस आज के टाइम पर पूरी दुनिया में है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने ही रीजन्स को देखोगे या नाम की कंट्रीज़ को ही देखोगे, इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया की अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, कन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो इंडिया से एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि जितनी भी नाम की कंट्रीज़ हैं उन सभी के बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नाम का रिलेवेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी ज़रूरत आज भी है कि वो रीजन के अंदर शांति बनाए रखे और इसको प्रमोट करे दोस्तों। तो ये सबसे पहली ज़रूरत है, सबसे पहला रेलेवेंस है नाम का। दूसरे पॉइंट की बात करें, इंटरेस्ट ऑफ द LDCs। LDC मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। जितने भी नाम के देश आज़ाद हुए थे वो सारे ऑलमोस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ही थे, सब लोग बहुत गरीब देश थे। तो उनको इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए नाम आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अगर कोई भी LDC, कोई भी छोटा या गरीब देश अपनी बात को दुनिया के सामने रखता है तो शायद उसकी बात ना सुनी जाए, लेकिन अगर वो नाम के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखता है तो उसकी बात पूरी दुनिया के अंदर नोटिस ज़रूर की जाएगी। तो नाम एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जो LDCs के लिए, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कमज़ोर देशों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आके दुनिया के सामने वो देश अपनी बात को रख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, टू सॉल्व द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द LDCs। जितनी भी गरीब देश है, जितनी भी नाम की कंट्रीज़ हैं, उन सब की सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स या राजनीतिक प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने दिखाने के लिए भी नाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको सॉल्व करने के लिए भी नाम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता ही है जितनी भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन सब की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, या फिर विमेन सेफ्टी की बात की जाए,
या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनल वायलेंस की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी दुनिया में खास तौर पर एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में रहती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए भी नाम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इनके बीच में कॉपरेशन को इवॉल्व करता है और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब दुनिया के अंदर पावर का एक स्टेबल बैलेंस बनाए रखने के लिए भी नाम की ज़रूरत आज भी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी पावर को बिल्ड करते रहें। तो उसको compete करने के लिए, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि एशिया और अफ्रीका से भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जो उनके इंटरेस्ट को दिखा सके और इस तरीके से पावर को बैलेंस कर सके। इसके लिए भी ज़रूरी है नाम का होना। चौथे पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही था नाम को जब बनाया गया था कि सोशल और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना। तो इकोनॉमिकली जितने भी देश हैं या तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उन सभी की कैसे आपस में उनका कॉपरेशन को इवॉल्व किया जाए और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से तेज़ी में बढ़ाया जाए, इसके लिए भी नाम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर बात की जाए तो सपोर्ट टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है नाम से। तो यूएन जो कि दुनिया की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर करीब 200 मेंबर हैं। उन 200 में से करीब 120 मेंबर तो ऐसे हैं जो नाम के मेंबर्स हैं। नाम के मेंबर्स मतलब जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स हैं। दोस्तों एक ऐसा संगठन जहां पर 120 में से 200 कंट्रीज़ में से 120 मेंबर सिर्फ नाम के हो, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है यूएन के अंदर नाम का। तो नाम का काफ़ी मजबूत प्रभाव है यूएन के अंदर भी। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोस्तों जिसमें मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई, कहाँ से नाम की शुरुआत हुई, क्यों उसकी शुरुआत हुई, कौन इसके फाउंडर मेंबर्स थे, इंडिया की क्या अप्रोच थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के टाइम पर इसका रिलेवेंस क्या है। तो आई होप आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।